नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। बिहार में बम बम आखिर है किसकी, ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे या तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे या बीजेपी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने तो कह दिया है 160 प्लस सीटें बीजेपी की सरकार बन रही है। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि एनडीए के साथ गठबंधन में वो चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं बीजेपी की। मजे की बात यह है कि नीतीश कुमार इस बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बिहारी बाबुओं के दिल में सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है। समझ नहीं आ रहा है। आपने बहुत सारी डिस्कशंस देखी होंगी यूट्यूब पर भी और अदर चैनल्स पे भी, सब अलग अलग आंकड़े ला रहे हैं। इस साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी मौजूद हैं, आपकी और हमारी इस धुंधली परछाई को थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए। मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं कोशिश करता हूं कि बिहार की असल बात एक बिहारी जर्नलिस्ट से ज्यादा कोई और नहीं जानता। तो आइए बात करते हैं राजीव रंजन जी से, जानते हैं कि कौन बनेगा बिहार का सरताज। नमस्कार राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे वक्त दिया। नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे बताइए कौन बन रहा है सरताज बिहार का? देखिए, बिहार विधानसभा के प्रथम फेज का चुनाव हो चुका है। तकरीबन 18 जिले में 121 विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इसमें 4.25 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं की बढ़-चढ़ की भागीदारी हुई और आधी आबादियों ने लाइन लगा लगा के वोट डाला है। और आपको बता दें कि जो दोनों गठबंधन है, दोनों के तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, चाहे एनडीए का गुट हो या महागठबंधन का गुट हो। अब चुनाव परिणाम 14 नवंबर को आएगा, इसके बाद ही पता चल पाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। लेकिन हमारी जो सूत्र है, हमारे जो वहां बिहार में लोग बैठे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कुछ खास क्षेत्रों में जहां महागठबंधन का अधिकता रहा वोटों की, और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां एनडीए को वोट पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, बीजेपी तो कह रही है कि बीजेपी को वोट पड़े हैं, आप एनडीए की बात कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि नीतीश कुमार के नाम पे वोट कन्वर्जन हो रहा है। तो आगे इस फर्स्ट फेज में जो 64% वोटिंग हुई है, आपको क्या लगता है सर, ये ट्रेंड क्या बताते हैं? कभी सरकार का रद्दोबदल, यानी कि सरकार बदलने का जब बात आती है जनता के दिमाग में, तभी ट्रेंड बदलते हैं, वोटिंग ज्यादा होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंटर इनकम्बेंसी फैक्टर के तहत कई बार मतदान अधिक होने पर सत्ता विरोधी लहर का अनुमान माना जाता है, लेकिन कई बार ये बातें गलत भी साबित हुई है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। दावे दोनों तरफ से यही कहे जा रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। अब जो भी लोगों का मत है वो एक ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। और मेरा मानना है जो आधी आबादी है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कई महिला जो वोटर है उनसे जो बात हुई, वो सरकार जो वर्तमान में चल रहे हैं, जो नीतीश कुमार, उनके शराबबंदी से, जो कन्या उत्थान योजना है उन्होंने चला रखी है, या पोशाक योजना, या मुख्यमंत्री की साइकिल योजना जो विद्यार्थियों को दिया जाता है, उस सब से काफी प्रभावित थी। और अभी हाल में उन्होंने 10,000 रुपए प्रति महिला के अकाउंट में एक परिवार से देने की जो घोषणा की है, ये भी महिलाओं को, वोटर को आकर्षित करने का जरिया था। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे महिला वोटर हैं जो किसी न किसी जाति और समीकरण के तहत ही मतदान किया है। हालांकि सारी चीजों पर तभी पर्दा उठ पाएगा जब इसका रिजल्ट आएगा, मतलब चुनाव परिणाम सामने आएगा। सर मुझे एक बात बताइए, चुनाव आयोग का जो नॉर्म्स है वो कहता है कि आप पैसे देके वोट नहीं खरीद सकते, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन सर ये तो लीगल वे है खरीदने का कि 10,000 रुपए अकाउंट में डालो, वोट पक्का हो जाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप भाई साहब? देखिए, दो चीज तो है, एक तरफ से दावे नहीं किए गए हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी ने भी बताया कि 30,000 रुपए महीने में देंगे। और उन्होंने भी महिलाओं को लुभाने के लिए अपने तरफ से पासा फेंका है। अब 10,000 रुपए चूंकि अकाउंट में सरकार नीतीश कुमार की है मिल गए हैं, तो महिलाएं ये सोच समझ रही है कि जो ये तो दे दिया, वो आगे सरकार बनेगा तब देगा या नहीं देगा। तो दोनों चीज गलत है। लेकिन चुनावी परिप्रेक्ष्य में चुनाव आयोग को चाहिए इस पर कोई
नकेल कसने के लिए तो उनके तरफ से कोई इस दिशा में पहल हुई नहीं है। अब महिलाएं ये नहीं समझ पा रही है कि कौन हमारा शुभचिंतक है और कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। अब जो भी सारी चीज हो, अब इस सारे प्रकरण को लेके एक फेज का तो चुनाव हो चुका है और दूसरे फेज का जो चुनाव 20 जिले में जो विधानसभा की संख्या है 123, उस पर 11 नवंबर को होने वाले हैं। अब पता चलेगा कि उस समय मतदाताओं का रुझान किसी और दिखाई देता है। सर मुझे एक बात बताइए, 10,000 रुपया चुनाव से पहले डालना और 30,000 रुपया चुनाव होने के जीतने के बाद रेगुलरली उसको फॉलो प्रोसेस में लाना, इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है ना सर। अगर कोई पार्टी चुनाव जीतने के लिए 10,000 रुपया, जैसे दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ, आप और स्टेट्स पे भी उठा के देख लीजिए, जब चुनाव बिल्कुल करीब होते हैं, आचार संहिता लगने से पहले या पावर हाथ से जाने से पहले 10,000 रुपए डाल दिए गए, कितने लाख करोड़ रुपए लोगों को दे दिए गए। अगर यही पैसे अगर वक्तन फर्दन टाइम टू टाइम वहां की महिलाओं को दिए जाते तो शायद मैं ये मानता कि लोगों का भला किया जा रहा है। मेरा आपका और मेरा मानना क्या है इसमें हो सकता है डिफरेंस हो, लेकिन 30,000 रुपए का अनाउंसमेंट करके चुनाव लड़ना या 30,000 रुपए रिश्वत के तौर पे दे देने का चुनाव लड़ना या इलेक्शन से पहले ही वोटिंग से पहले 10,000 रुपए दे देना और चुनाव लड़ना, इसकी बात का रिजल्ट और इसका फैसला ये सही है गलत है हम जनता पे छोड़ते हैं। सर मुद्दे की बात मुझे ये बताइए, क्या नीतीश बाबू एनडीए के साथ चीफ मिनिस्टर का चेहरा होने वाले हैं इस बार या नहीं? देखिए, एनडीए एक जो गठबंधन है उसमें ये बात आप मान के चलिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन की तरह घोषित नहीं किया गया। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया गया, जबकि नीतीश सरकार में जो खुद नीतीश कुमार है उनकी एक अलग छवि है। अब भारतीय जनता पार्टी अब ये सोच रही है यदि कि हमारे को जो सीटें अधिक से अधिक मिल जाती है तो हम एलजेपी या जो जीतन राम मांझी की पार्टी है हम उनके साथ मिला के अलग कर देंगे, अपने सरकार बना लेंगे और नीतीश कुमार को अलग कर देंगे। तो मैं आपको पीछे भी चर्चा में कहा था कि तब भी किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार ही आएंगे, क्योंकि लालू के साथ वो फिर जाके बैठ जा सकते हैं, लालू के साथ वो समर्थन करके फिर से सरकार बना ले सकते हैं। यूं ही उनको पलटू कुमार नहीं कहा जाता। अब आप जो पूछ रहे हैं कि बीजेपी नीतीश को आगे रखेगी कि नहीं, तो आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार को आगे रखना बीजेपी की मजबूरी है, उनको रखना ही पड़ेगा। यदि नीतीश कुमार किसी कारण से मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं एनडीए गठबंधन को बहुमत आने के बाद भी, तो वो एक मिनट देरी नहीं होगा, वो इधर से उधर बाला बदल भी सकते हैं। तो नीतीश कुमार की भूमिका को गौन करके न बीजेपी सोच सकती है सरकार बनाने के लिए बिहार में, और ना ही लालू गठबंधन जो महागठबंधन है वहां से किसी प्रकार की पहल की जा सकती है। तो नीतीश कुमार तो फ्रेम में रहेंगे ही। नीतीश कुमार फ्रेम में रहेंगे। सर एक बात बताइए मुझको, अगर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ यानी कि तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला लें, क्योंकि ये बात भी सरगर्मी है कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है, इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं आप? क्या लगता है आपको? अपने मन से बताइए, अपनी रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस से बताइए, क्योंकि मैंने जो मार्केट रिसर्च की है, मैंने जो पढ़ा है, ऐसा कहीं नजर नहीं आता कि जेडीयू और आरजेडी एक बार फिर भाई भाई हो जाए। लेकिन राजनीति में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ज्यादा देर ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है, चाहे कुछ भी हो जाए सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए। आप क्या कहते हो उसके ऊपर सर? देखिए, खुले तौर पे भले ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अभी अलग अलग पार्टी में हैं, लेकिन इनके बीच बॉडी लैंग्वेज और आपसी जो मित्रता है वो अब भी कायम है। दोनों के बीच अक्सर बातचीत भी होती है, और यदि कोई संभावना नीतीश कुमार को लगेगा कि हम एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं, तो मैं फिर बता दूं कि उनको एक मिनट देरी नहीं लगेगी पाला बदलने में, और नीतीश कुमार बिहार सरकार बनाने के केंद्र में बने रहेंगे। अब जहां आपने कहा कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है, तो इसका कहने का अर्थ ये है कि दोनों के जो वोट बैंक है वो कमोबेश एक ही है। जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जो मुस्लिम हैं, वो परंपरागत नीतीश कुमार के भी समर्थक हैं और लालू प्रसाद यादव के पार्टी के भी समर्थक हैं। तो कहने का अर्थ है कि दोनों का वोट बैंक एक है। एनडीए के जो वोट बैंक में शामिल होते हैं वो मुख्तर आपको जो सवर्ण जातियां हैं, जो वैश्य जातियां हैं, जो अपर कास्ट वोट है वो होते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये दोनों जो होते हैं वो वोट नहीं करते लालू प्रसाद यादव की पार्टी को, नीतीश कुमार को इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनका एनडीए के साथ गठबंधन है। तो आने वाले समय में
कोई बड़ी बात नहीं हो राजनीति में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश एक हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति तभी होगी जब एनडीए खासकर बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को कोई झटका दिया जाएगा या उनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि तब केंद्र की राजनीति पर भी इसकी फर्क पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है उनके समर्थन से चलाए जा रहे हैं। केंद्र में जो मंत्री है वो जदयू के भी हैं, तो इसमें तो सारी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है इधर से उधर हो जाएगी और वहां तक सोचने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि एनडीए में नीतीश कुमार अभी कुछ दिनों तक बने रह सकते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, लल्लन सिंह आखिर आदमी किसके हैं, आखिर किसकी तरफ हैं, अमित शाह जी की तरफ या नीतीश कुमार के साथ? क्योंकि हमेशा ये बात तो तय रही है सर कि घर का बेदी ही लंका ढाता है, तो क्या वो वाकई लंका ढाने का काम कर रहे हैं या लंका को बढ़ाने का काम कर रहे हैं? देखिए, ललन सिंह मुख्य तौर पे तो मीडिया में जो भी कुछ कहा जाए, लेकिन वो तो है जदयू के ही नेता और नीतीश कुमार के ही सहयोगी रहे हैं। ये दीगर बात है कि पिछले मंत्रिमंडल में जब उनको स्थान दिया गया तो केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ उनका उठना बैठना है, उनके भाषा और उनके विचार से आपको लगता होगा या उन लोगों को भी लगता होगा कि इनकी बोली या इनकी बात जो है वो बीजेपी नेताओं से मेल खाती है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि वो पार्टी जहां से जुड़े हुए हैं उसके सेंटर में तो नीतीश कुमार ही है और वो जो कुछ बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी रजामंदी हो सकती है। वो जो किसी तरह के मीटिंग में शामिल होते हैं या किसी तरह की मीडिया में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या जो पार्टी की लाइन है उसी के लेकर वो चलते हैं। इस परिस्थिति में वो बीजेपी के नेता नहीं है, वो जदयू के नेता है और कई बार व्यक्ति किसी तरह। राजीव सर मुझे एक बात बताइए, ये क्या है कि इंडिया गठबंधन को खड़े करने वाले या उसके बारे में सोचने वाले सुशासन बाबू नीतीश कुमार ही थे। उन्होंने ही सबको एकत्रित किया, सारे स्टेट्स को एक जगह किया। ममता बनर्जी या कहिए कि राहुल गांधी या कहिए कि अखिलेश यादव, इन सबको जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाले वो, और अचानक से कूद कर देखिए पलटी मारना, अपने आप को चीफ मिनिस्टर बरकरार रखना, ये एक और बात है, लेकिन एक प्लान को, मास्टर प्लान को लीड करते हुए छोड़ के भाग जाना, जबकि जो वजह उनके छोड़ने की मीडिया में आई वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी नीतीश कुमार की गोड बीजेपी के पास है कि वो चाहकर भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ पाते? वो चाहें तो एक झटके में सरकार गिर सकती है सेंटर की, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि बीजेपी की मजबूरी है वो कि वो चीफ मिनिस्टर बीजेपी मजबूरी के तहत बनाए। लेकिन बिना मजबूरी के उनकी वैल्यू, जब उनको मालूम है कि बीजेपी में डाउन है, उसके बावजूद भी बीजेपी के साथ वो क्यों बने हैं? और अगर ये बात सच है कि कोई गोट उनकी फंसी हुई है तो वो आरजेडी के साथ जाएंगे कैसे सर? ऐसी कौन सी गोट है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, नीतीश कुमार के पास अब निजी तौर पर क्या मजबूरी है उसको तो व्याख्या नहीं किया जा सकता, लेकिन वो व्यक्ति बिहार के बारे में सोचता है। बिहार में जो परियोजना है, जो विकास है, उसके बारे में केंद्र से अधिक कैसे पैकेज लिया जाए, इसके लिए उन्होंने एक विशेष पैकेज की भी मांग की थी। उनको ऐसा लगता है कि जो केंद्र में सरकार है उसके साथ सहयोग करते हुए वो यदि बिहार में अपनी सत्ता चलाते हैं तो अधिक से अधिक पैकेज वो ला सकते हैं बिहार के लिए, जिससे यहाँ की राहें आसान हो, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, बिहार में जो विकास की गति रुक गई थी पिछले कुछ सालों में उसको बढ़ाया जा सके। इस कारण हो सकता है कि वो उनकी मजबूरी हो कि केंद्र सरकार का वो समर्थन करते रहे। अदरवाइज ये बात सही है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन पता नहीं एक नेता को लेकर जो उनका नाम आगे सामने नहीं आया या फिर कुछ और कारण रहा हो जिसके चलते वो बीच राह में ही छोड़कर एनडीए में चले गए। लेकिन वर्तमान में तो यही प्रतीत होता है कि वो अभी एनडीए में बने रहेंगे। सर जब कोई बड़ा इंसान का इरादा होता है ना कि देश में कुछ सत्ता परिवर्तन पूरे देश की हो जाए, उसके लिए एक गठबंधन बनाया जाए, तो इतनी छोटी छोटी बातों पे तो पॉलिटिक्स नहीं होती। और नीतीश कुमार तो पॉलिटिक्स के किंग रह चुके हैं एक तरीके से, अगर देखा जाए तो मोदी जी जैसा चीफ मिनिस्टर वाला एक्सपीरियंस उनके पास ज्यादा ही होगा अब नीतीश कुमार के पास। और उन्होंने हर बरसात, हर मौसम बहुत करीबी से देखा है। लोग अब उनको पागल, दीवाना, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन सच यही है कि नीतीश कुमार बहुत समझदार, अक्लमंद है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सर कुछ तो है, मैं आपसे कहूंगा कि आप और रिसर्च करें और हमारी ऑडियंस के लिए दोबारा एक प्रोग्राम करें जिसमें यह पता लग पाए कि नीतीश कुमार की, जबकि उनके ऊपर ना कोई करप्शन का चार्ज है, ना उनके ऊपर कोई और
क्रिमिनल मुकदमा है, ना कोई ईडी उनके पीछे, ना सीबीआई, ना कोई उनके नाम की फाइल, या कोई फाइल वाकई में आपको लगता है कि दबी हुई है? क्या आप कोई इंसाइट, कोई मन की बात कह सकते हैं हमारी ऑडियंस से? देखिए, मूड और मिजाज आदमी के बदलते रहते हैं। हालात भी आपको पता चलता है कि किस तरह करवट बदलते ही बदल जाते हैं। अब नीतीश कुमार के मूड और मिजाज को समझना बड़ा मुश्किल है। ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री भी रहे। इन्होंने बाद में बिहार का रास्ता चुन लिया। ये चाहते तो केंद्र के सेंटर में भी बने रह सकते थे, लेकिन इन्होंने देखा कि बिहार में राजनीति करने का ज्यादा अवसर है और केंद्र में जिनकी सरकार है उनके साथ इनकी बनती है तो ये अधिक से अधिक योजना ला सकते हैं अपने राज्य में विकास के लिए। यदि नहीं बनती है तो फिर इस परिस्थिति में वही भूमिका रह जाएगी जिस भूमिका में वो अभी चला रहे। अभी तो इनके पास केंद्र में भी इनके सहारे मोदी जी की सरकार चल रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब कोई और निजी कारण है जिसके कारण ये समर्थन देने को मजबूर हुए हैं, ये तो वो अपने मुंह से ही इसका खुलासा कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो मेरे को ये ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी इनको चाह के भी साइडलाइन नहीं कर सकती और इनको मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करना ही होगा तब जब एनडीए को बहुमत मिल जाए। तो ये कहना सही है कि यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। आप मुझे प्यार करें या नफरत करें, मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर मुझे ये बताइए कि सैयद शहाबुद्दीन के जो साहबजादे हैं ओसामा साहब, उनका क्या हाल है? उनका चुनाव कहां जा रहा है? लगता है जीतेंगे, हारेंगे? क्या कंडीशन है उनकी? देखिए, महागठबंधन से जो उम्मीदवार हैं रघुनाथपुर सिवान से ओसामा साहब, उनकी स्थिति काफी मजबूत है और जो रघुनाथपुर इलाका है वो शहाबुद्दीन के प्रभाव क्षेत्र में रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब चुनाव की वोटिंग के 7 बजने थे, जब सुबह होनी थी, तभी मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन वहां लग गई थी और महिलाएं खासकर जो शहाबुद्दीन से प्रभावित रही हैं, जो वहां के जो पुरुष मतदाता है जो शहाबुद्दीन साहब से प्रभावित रहे हैं, वो सुबह से ही लाइन में बड़े संख्या में बढ़ चढ़कर ओसामा साहब के पक्ष में मतदान किया है और जो हमारे पास रिपोर्ट है उसमें ओसामा साहब की जीत वहां से सुनिश्चित है। पक्का? देखिए, 2 बाहुबली है जिसके बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जीत के आ रहे हैं, चाहे जो भी समीकरण बनती बिगड़ती रही हो। एक व्यक्ति जो ये रघुनाथपुर से ओसामा साहब है और दूसरा मोकामा से जो छोटे सरकार है अनंत कुमार सिंह। ये अनंत कुमार सिंह की भी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था कि इनकी एक स्ट्रेटजी है कि वो जेल में रहने पर सारे भूमिहार वोटर एक गोलबंद हो गए और जो सूरजभान सिंह जो भूमिहार का वोट कुछ काट सकते थे, उनकी पत्नी चुनाव में खड़ी है, उनको मिला है और जो ज्यादा वोट है वो 50-50 बट गया है। हाँ, और बीना देवी के पक्ष में, जबकि धानु वोट भी आपको बटा है 2 भागों में, आरजेडी और अनंत सिंह के पक्ष में, और भूमिहार का एक बड़ा वोट बैंक अनंत सिंह को मिला है और इस प्रकार अनंत सिंह अन्य दोनों प्रतिद्वंदी से काफी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर शिवानी शुक्ला के बारे में क्या कहेंगे? उनका चुनाव कहां जा रहा है सर? शिवानी शुक्ला की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितना इन दो जो बाहुबली चुनाव मैदान में है, ये ओसामा साहब और अनंत कुमार सिंह, क्योंकि जो लालगंज विधानसभा सीट है वो वैशाली जिले का एक विधानसभा है। उसमें अभी वर्तमान में बीजेपी के संजय कुमार सिंह चुनाव मैदान में खड़े थे जो सिटिंग एमएलए हैं और वहां पे राजपूत मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। इसके अलावा अन्य जो जातियां हैं जो एनडीए के कोर वोट बैंक है उन्होंने तो उनका मतदान किया ही है। इसके अलावा भूमिहारों का भी एक तबका उनको वोट किया है। चूंकि मुन्ना शुक्ला की लड़की शिवानी शुक्ला भूमिहार जाति का है तो उनके जाति में भी वोट बटे हैं। इसके अलावा जो यादव वोट है वो ये जो घटना हुई मोकामा में, उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मुन्ना शुक्ला की बेटी को यादव में से वोट नहीं दिया है। ऐसी परिस्थिति में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि ये चुनाव है, ये सिर्फ कयास है, ये सिर्फ अनुमान है, हो सकता है कि रिजल्ट कुछ और भी हो, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है वो शिवानी शुक्ला के पक्ष में उतना अच्छा नहीं। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, ये जो अनंत सिंह की रिकॉर्डिंग चल रही है आपने सुनी, क्या ये पॉसिबल है कि कोई जेल से फोन कर सकता है? बिहार में जंगल राज ही है लगता है। देखिए, बिहार में बहार बा, सुशासन के सरकार बा तो सब संभव है। आप जेल में पिज्जा मंगा के खा सकते हैं, जेल में आप टेलीफोन रख सकते हैं, टेलीविजन रख सकते हैं, आपके जेब में पैसे और आपके पास रसूख होनी चाहिए।
ये गुंजन सिंह है जो आप ऑडियो की चर्चा कर रहे हो, एक भोजपुरी लोक गायक है, उनके साथ उनकी संवाद हो रही है। अब चूंकि आपने पहले ही बता दिया है कि जो इस बातचीत को ये हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता, अब हो सकता है कि जो कई बार एआई से भी निकाल देते हैं इस तरह की आवाज, लेकिन बिहार में या बिहार के बाहर के जेलों से इस तरह का फोन मिलना और फोन पर बातचीत कर देना कोई बड़ी चमत्कारिक और आश्चर्यजनक बात नहीं। सर मतलब हमारा इतना डिजिटल इंडिया है, इतना मुकम्मल कि आप आराम से पिज़्ज़ा मंगा सकते हैं, मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है सर बिहार की जेल में। यानी कि बेडरूम जैसा एक्सपीरियंस आपके पास अगर रसूख है और पार्टी आपके पीछे कमर पे हाथ रख के खड़ी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट? कुछ भी कर सकते हैं लोग, आदमी वो चीज चर्चा में आ जाता है जो सामने पड़ जाता है, रिकॉर्डिंग आ गई तो आप चर्चा कर रहे हैं। लोग जेल में बैठ के एक दूसरे की सुपारी दे देते हैं, लाखों का डील हो जाता है। ये तो सारा, कई लोग जब पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं तो बताया जाता है कि सारी प्लानिंग जेल के अंदर बनी थी, तो 5 लोग बैठते होंगे तभी तो प्लानिंग बनती होगी। तो कई ऐसी चीजें हैं जो एक बात मुझे याद आ गई, सुरक्षित है इस तरह की प्लानिंग करने के लिए। सर एक बात याद आ गई, सुकेश चंद्रशेखर वाला केस, इस बात से मुझे ये बात याद आ गई, उस पर भी हम एक दिन चर्चा करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। और सर अब आपसे मैं फाइनल विचार आपका जानना चाहता हूं, सेकंड फेज में क्या लगता है कितने % मतदान होने की संभावना है और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? एक बार और आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। देखिए, बिहार के मतदाता बहुत ही जागरूक हैं। इस जागरूक का परिचय आपने देखा होगा, 65% तक मतदान फर्स्ट फेज में हुआ है। इसी तरह का कुछ मतदान 11 नवंबर को 20 जिलों में जो मतगणना होगी उसमें इसी तरह का आपको रुझान देखने को मिलेगा। बढ़ चढ़कर लोग भाग ले रहे हैं चुनाव में, ये बहुत अच्छा बात है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत भी है। अब किस तरह ऊंट करवट बैठेगी एनडीए के पक्ष में या महागठबंधन के पक्ष में, ये तो रिजल्ट के बाद बताएंगे। अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, पीएम से लेके जो सीएम बनने वाले दावेदार और लाइन में है तेजस्वी यादव तक, सब कह रहे हैं कि हमारी जीत हो रही है। अब किस पक्ष में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला आप जनता जनार्दन पर छोड़ दीजिए, रिजल्ट का प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जिसकी भी सरकार बने वो बिहार का विकास करे, बिहार से पलायन रोके, बिहार में कुछ ऐसा काम करे जिसको बाद में भी लोग याद करें। सर आप बहुत शरीफ पत्रकार हैं और शरीफ पत्रकार की शराफत उसकी बातों से छलक जाती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी बिहार वाले तेजस्वी यादव को कभी सरताज बना देखेंगे, चीफ मिनिस्टर बना देखेंगे, या ये सपना नीतीश कुमार के रहते अधूरा ही रह जाएगा? क्या वो वाकई दोबारा अपने चाचा के लिए एकलव्य बन के अपना अंगूठा देने के लिए दोबारा से राजी हैं? देखिए, नीतीश कुमार बिल्कुल उनके चाचा हैं। जब लालू यादव के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की थी और लालू यादव के कहने पे अंगूठा यदि दान देना पड़े तो उसमें भी तेजस्वी यादव नहीं हिचकेंगे। उनके साथ सिर्फ एक ही चीज है जो उनको 9वीं फेल करके चिढ़ाया जाता है, लेकिन उनके पास भी कोई विजन है, उनकी जो चेहरे पर जो आकर्षण है, उनका जो मेहनत है वो काबिले तारीफ है। आने वाले समय में, इस बार मौका ना मिले, शायद मिल भी जाए, लेकिन आने वाले समय में जब वो लंबी राजनीति करेंगे तो उनको भी बिहार वासी मौका देंगे। हालांकि उनके घर में भी एक दावेदार हैं तेज प्रताप, जिन्होंने अपना एक अलग दल बना लिया है, घर से अलग होके महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि वो भी जीत रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि तेजस्वी के आने वाले समय में अच्छे भविष्य हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और नीतीश कुमार के लिए वो यदि पिताजी के कहने पर कुर्बानी भी देना पड़े तो वो भी दे सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। दोबारा फिर से इंटरेस्टिंग बातों के लिए मैं आपसे जुड़ूंगा और जानेंगे कि बिहार में बनेगा कौन मुख्यमंत्री। थैंक यू सो मच सर। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी बिहार की चर्चा और एक लव्य जैसी कहानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच आप देखेंगे। मजे की बात इस वक्त यह है कि वोटिंग हो रही है, चुनाव जीते जा रहे हैं, सरकारें बनती चली जाएंगी, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन बिहार को अगर मैं अपने नजर से देखूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम बिहार क्या होगा। ये बात मैं यहीं कह के खत्म करना चाहता हूं। आप देख रहे थे एक स्पेशल शो बिहार का रण और मेरे साथ
मेरे साथी पत्रकार, बहुत सीनियर पत्रकार राजीव रंजन जी की बात आपने सुनी। आपकी और मेरी लर्निंग क्या है, वो यही है कि अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आदाब। बिहार का रण